नमस्कार मित्रों, उद्घोष एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्णों के उच्चारण स्थान कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ज का उच्चारण स्थान क्या है। ऐसा आप हिंदी में भी पढ़ते हैं और संस्कृत में भी पढ़ते हैं, दोनों जगह समान प्रश्न पूछता है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ख वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। इस तरीके से देखेंगे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इस तरीके का अधिकतर सवाल यूपी टेट में हमको देखने को ज्यादा मिलता है। चलिएगा देखते हैं कि किन वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान होते हैं। अब देखिएगा, पूछा है वर्णों के उच्चारण स्थान। पहली बात तो एक चीज ध्यान रखिएगा, वर्णों के उच्चारण स्थान की संख्या पूछे कितनी होती है तो 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन से 8 वर्णों के उच्चारण स्थान होते हैं तो ध्यान रखिएगा, कंठ होता है, कंठ के बाद तालु होता है, तालु होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा होता है। इसी तरीके से देखेंगे, दंत होता है, दंत होता है, नासिका होता है, नासिका होता है। और क्या बच गया? दो, तीन दो पांच, पांच हो गए ना। इसके बाद मूर्धा हो गया, ताल हो गया, कंठ हो गया, नासिका हो गया। इसके बाद देखेंगे ओष्ठ हो गया। क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। ओष्ठ के बाद और कौन सा बचा तो देखेंगे, तीन तीन छ, एक और बच रहा है। वो क्या है? जिह्वा मूलीय। क्या है? जिह्वा, जिह्वा मूलीय, मूलीय, जिह्वा मूलीय। अधिकतर आपको ये 7 देखने को मिलते हैं। क्या है? अधिकतर ये 7 देखने को मिलते हैं। 8वां देखने को नहीं मिलता। 8वां है उर। उर का अर्थ होता है हृदय। क्या होता है? हृदय होता है, हृदय होता है। ये अधिकतर आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हमेशा जब पूछेगा वर्णों के कितने उच्चारण स्थान होते हैं तो उच्चारण स्थानों की संख्या हम कितनी बताएंगे? 8 बताएंगे। ये हृदय किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है तो जब ह के साथ, जब ह के साथ अंतस्थ वर्ण जुड़ जाते हैं, अंतस्थ वर्ण जुड़ जाते हैं तो उन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? हृदय हो जाता है। क्योंकि उनको बोलते वक्त हृदय पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, इस नाते इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? हृदय हो जाता है। जैसे ह के साथ ल लग जाए, ह के साथ इस तरीके से ह में देखेंगे ल लिखा होता है, ह में इस तरीके से व लिखा होता है। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या हो जाता है? हृदय हो जाता है। फिलहाल ये वाले हमको नहीं पढ़ने हैं, हमको पढ़ने हैं अधिकतर उच्चारण स्थानों की संख्या जो 7 है, यही पढ़ने हैं। अब इनमें से पहला देखेंगे जो वर्णों का उच्चारण स्थान है वो क्या है? क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। हमको पहला क्या देखना है? कंठ देखना है। कंठ में देखेंगे कि ये जो कंठ है ये किन किन वर्णों का उच्चारण क्या स्थान क्या हो जाता है? कंठ हो जाता है। तो देखेंगे कंठ जो उच्चारण स्थान होता है, पहली बात तो कंठ होता कहाँ है तो इसी को कहते हैं कंठ। और किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है तो जो वर्ण बोलते वक्त कंठ पे जोर पड़े उन्हीं का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। अब देखिए, यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा अ। इस अ का अर्थ है अ और आ दोनों। क्या है? अ और आ दोनों। आपको बताए थे शुरू शुरू में ही कि महर्षि सूत्र में कहीं भी अ का दीर्घ नहीं लिखा है। तो जिन वर्णों का दीर्घ होता है उनको यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे यहां देखेंगे ई है तो ई का भी दीर्घ ई और ई, इस ई का मतलब ये दोनों है। ठीक है, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, दोनों है। उसी तरीके से अ का अर्थ यहाँ अ और आ दोनों है। और आप याद करिए, आपको बताए थे हैं तो इसको कहते हैं कु, इसको कहते हैं चू, इसको कहते हैं टू, इसको कहते हैं तू, इसको कहते हैं पू। ठीक है, तो ये जो कुचु टुतु पू है इन्हीं को संस्कृत हिंदी में कहते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग कहते हैं। इसी कवर्ग को क्या कह देते हैं? कु कह देते हैं। कु का अर्थ होता है क ख ग घ ङ हो जाता है। आपको पिछले वीडियो में देखेंगे, ये बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझाए हुए हैं, देखिएगा। अब यहाँ आपको दिख रहा क्या है? कु दिख रहा है। इस कु का अर्थ क्या होगा? पूरा का पूरा कवर्ग, अर्थात क, ख, ग, भ और क्या होगा? ङ हो जाएगा। क ख ग घ ङ हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको एक और वर्ण बढ़ गया है। वो बढ़ क्या गया है? ङ। क्या बढ़ गया है? ङ।
अब जब हम कवर कु कहते हैं तो क ख ग ng का बोध हो जाता है, लेकिन इस ng का जो उच्चारण स्थान है क्या होता है, वो होता है नासिका। क्या होता है, नासिका होता है। अधिकतर नासिका ऑप्शन में नहीं है, तो देखेंगे लिखा होगा मुख सहित, मुख सहित नासिका। चाहे मुख सहित नासिका लिखा हो, चाहे नासिका लिखा हो, ये पंचमाक्षर हैं और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। और बिना मुख के नासिका से तो कोई वर्ण बोल नहीं सकते, लेकिन अधिकतर दे देता है केवल ऑप्शन में नासिका ही दे देता है। ठीक है, तो सही तो मुख सहित नासिका है, लेकिन ऑप्शन में नासिका लिखा है तो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखिएगा, और देखिएगा यहां पे आपको दिख रहा होगा और भी वर्ण, जिनमें से क्या है, ह। क्या है, ह। इस ह का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ हो जाता है। और भी दिख रहा होगा विसर्जनीय नाम का मतलब क्या है, विसर्ग। इस विसर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठ हो जाता है। क्यों कि इस विसर्ग को जैसे हम किस तरीके से लिखते हैं, राम के साथ विसर्ग लगा दें तो क्या हो जाता है, रामः हो जाता है। क्या हो जाता है, रामः। तो ह की तरह निकलता है ना, तो इस ह का भी उच्चारण स्थान कंठ और इस विसर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठ हो जाता है। तो कितने वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो देखेंगे इस अ और आ का कंठ हो जाता है, इस क ख ग घ ng का कंठ हो जाता है, इस ह का कंठ हो जाता है और इस विसर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठ हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ऑप्शन में नासिका ही न हो, मान लीजिए ऑप्शन में नासिका ही न हो, तो इस ng का उच्चारण स्थान आप क्या कर देंगे, कंठ कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे, देखेंगे ये वाला जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। ये अगला जो सूत्र है वो अगला सूत्र है इचु यसानाम तालु। क्या है, इचु यसानाम तालु। पहला सूत्र क्या है, अकु विसर्जनीय नाम कंठः। दूसरा सूत्र है इचु यसानाम तालु। इस ई का अर्थ है चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई, दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। तालु कहां होता है, तो जस्ट मुख में ऊपर वाला जो भाग होता है गुंबद की तरह, उसी को क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। तो इन दोनों वर्णों को कहां से बोलते हैं, तालु से बोलते हैं। और किस वर्ण को तालु से बोलते हैं, तो देखिएगा लिखा हुआ है चू। चू का अर्थ है च छ ज झ, च छ ज झ य। क्या है, च छ ज झ य। तो च छ ज झ य, इन वर्णों का भी उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। और किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है, तो यहां लिखा हुआ है य। और किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है, तो यहां लिखा हुआ है स। क्या लिखा हुआ है, स लिखा हुआ है। इस स का भी उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। इस स का भी उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। इसी नाते इस स को क्या कहते हैं, तालव्य स कहते हैं। क्या कहते हैं, तालव्य स के नाम से हम जानते हैं। देखिएगा, अब अब यहाँ पे इतने वर्णों का उच्चारण स्थान तालु तो हो गया, लेकिन एक चीज फिर समस्या है। क्या समस्या है कि यहाँ पर भी क्या आपको दिख रहा है य, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है या मुख सहित नासिका होता है। यदि मान लीजिए नासिका ऑप्शन में नहीं है, तब क्या सही करेंगे, तब करेंगे तालु। यदि नासिका ऑप्शन में है तो पहले नासिका कर देंगे। यदि नासिका और तालु दोनों है तो ऑप्शन तो दोनों सही है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं लिखा होगा कि दो के दोनों सही हैं। इसी तरीके से अब देखिएगा, बड़ा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। जो आपको लग रहा होगा कि ये सूत्रों सूत्रों में लिखा हुआ है, इसका इतना फायदा है कि एक बार याद हो गया अकु विसर्जनीय नाम कंठ इचु यसा नाम तालु और तोड़ना जान गए, तो फिर इसके अलावा कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जिसका उच्चारण स्थान तालु होता हो। इसके अलावा कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जिसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो एक बार याद हो गया अकु विसर्जनीय नाम कंठ और तोड़ करके आप कह दिए अ का मतलब अ आ दोनों है, कु का मतलब क ख ङ है, ह है और विसर्ग है, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो फिर इसके अलावा किसी वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं होता है। और देखिएगा, इसके अलावा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या दिख रहा है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब इस री का अर्थ क्या है, री भी है और री भी है। ठीक है, दोनों री है। री हमेशा ध्यान रखिएगा ह्रस्व भी होती है और दीर्घ भी होती है। जब इसी को दो बार घुमा देते हैं तो इसी री का क्या हो जाता है, दीर्घ री हो जाता है। और ये कौन सा री हो जाता है, ह्रस्व री हो जाता है। ठीक है, ह्रस्व री हो जाता है। अब देखिएगा इस टू का अर्थ क्या है, तो टू का अर्थ क्या है, इस टू का अर्थ क्या है, ट ठ ट ठ ड ढ ड़। क्या है, ट ठ ड ढ ड़ है।
इस टू का अर्थ क्या है? ट, ठ, ड, ढ और ड़ है। ट, ठ, ड, ढ, ड़ है। फिर क्या बच गया? यहां बच गया र। इस र का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा होता है। मूर्धा कहां होता है? अभी आपको समझाते हैं। स का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। इस नाते इस स को क्या कहते हैं? मूर्धन्य, मूर्धन्य स कहते हैं। मूर्धन्य स कहते हैं। देखिएगा कि मूर्धा क्या होता है? तो जस्ट दांत के पीछे वाला भाग, दांत के जस्ट पीछे वाला भाग क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। इस दांत के जस्ट पीछे एक उभरा भाग दिखेगा आपको, वही उभरा भाग क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। जहां से हम ट, ठ, ड, ढ बोलते हैं, जिह्वा जहां से लड़ती है वही स्थान क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। वही क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। तो री का दीर्घ होता है, तो री का ये री और ये री, दोनों री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। टू का मतलब ट, ठ, ड, ढ, ड़ का भी उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। र का भी उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और इस श का भी उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। बस यहाँ सतर्कता क्या बरतनी है? सतर्कता ये बरतनी है कि यहाँ पर भी ड है, ड़ का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। यदि आपको नासिका ऑप्शन में न मिले तब क्या करिएगा? मूर्धा करिएगा। यदि नासिका ऑप्शन में मिले तो क्या करिएगा? नासिका करिएगा। क्योंकि ये जो अक्षर हैं वो कौन से हैं? पंचमाक्षर हैं। कौन से हैं? पंचमाक्षर हैं। अब देखिएगा, अब देखिएगा इसके अलावा अंत, ये जो सूत्र है लृतु लसानाम दंता। अब यहां सावधानी ये बरतनी है कि जो लृ है, आपको बताए थे कि लृ का जो है दीर्घ नहीं होता है। लृ का क्या नहीं होता है? दीर्घ नहीं होता है। इस नाते लृ को हम केवल लृ ही लिखेंगे, इसका दीर्घ नहीं होता है। तू का मतलब क्या है? इस तू का मतलब है त, थ, द, ध और न। तथ द ध न। इसके बाद ये ल दिखेगा। ल का अर्थ क्या है? ल ही है। और यहाँ पे स दिखेगा। इस स को इसी नाते, स को दंत से बोलते हैं, इसी नाते इसको कौन सा स कहते हैं? दंत स कहते हैं। कौन सा स कहते हैं? दंत स कहते हैं। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंता, अर्थात दंत होता है। लृ का, तू का मतलब तथा दध, न का, ल का और इस स का, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। अब यहां भी थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है कि यहां आ गया क्या? न। और ये कौन सा अक्षर है? पंचमाक्षर। इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। यदि ऑप्शन में नासिका नहीं है तब इसको क्या करेंगे? दंत कर देंगे। यदि ऑप्शन में नासिका है तो हम क्या कर देंगे? नासिका कर देंगे। अब एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, गलती कहां हो जाती है कि यहां है लिखा है ऋतु और यहां लिखा है, यहां लिखा है ऋतु, यहां लिखा है ऋतु। ठीक है, ऋतु और यहां ऋतु। हमको ऋतु कहने की आदत नहीं है, हमको ऋतु कहने की आदत नहीं है, हमको अधिकतर कहने की आदत है ऋतु। ठीक है, हमको ऋतु कहने की आदत है। तो पता चलता है हम ऋतु की जगह पढ़ने लगते हैं ऋतु रसाणाम दंता। तो जो ऋतु रसाणाम पढ़ेंगे, ऋतु रसाणाम मूर्धा, जो ऋतु रसाणाम मूर्धा पढ़ने लगेंगे तो इस पूरे टवर्ग की जगह आप तवर्ग कर देंगे। और जहां टवर्ग की जगह तवर्ग किए तो पता चलेगा तथद धन का उच्चारण स्थान आप क्या करने लगेंगे? मूर्धा करने लगेंगे। बल्कि तथद धन का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां सावधानी बरतनी है। आगे देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और हैं जिनका उच्चारण स्थान हमको देखना है, जिसमें से एक वर्ण है उपधमानी। क्या है? यहां लिखा है उपधमानी। उपधमानी पहले समझ लेते हैं किन वर्णों को कहते हैं। तो आपको पहले अयोगवाह हम पढ़ाए हुए हैं। अयोगवाह में देखेंगे यदि प और फ से पहले इस तरीके से अर्ध विसर्ग लगा हो तो इसी को कहते हैं अयोग उपधमानी। क्या कहते हैं? उपधमानी कहते हैं। इन उपधमानी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? अब इस सूत्र से हम देखेंगे। तो देखेंगे यहां लिखा हुआ है, अभी तक जितना भी सूत्र आप पढ़े हैं, जहां पे यहां ऊ दिखा है, छोटा ऊ दिखा है, यहां पे कौन सा ऊ दिख रहा है? दीर्घ ऊ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? तो इसको तोड़ देंगे, ऊ, पू और इधर लिख देंगे उपध, पध, मानीय लिख देंगे। तो देखिएगा ये ऊ, ये छोटा ऊ और ये ऊ, ठीक है, दोनों मिल करके क्या हो गए? दीर्घ ऊ हो गए, दीर्घ ऊ हो गए। इस नाते यहां पे आपको क्या दिखता है? दीर्घ ऊ दिखता है और बन जाता है क्या? ऊपू पधमानीय नाम ओष्ठौ। ठीक है, देखिएगा
यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब जब इस तरीके से तोड़ देंगे तो आपको दिखेगा क्या कि यहां पे ऊ है, और इस ऊ का अर्थ क्या है, इस ऊ का अर्थ क्या है, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ, दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। अधिकतर तो छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं कहना चाहिए, ह्रस्व और दीर्घ कहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पू है, इस पू का मतलब क्या हो जाएगा, पवर्ग हो जाएगा, अर्थात प फ ब भ म, प फ ब भ म हो जाएगा, ठीक है। उपधमानी वर्ण किसे कहते हैं, तो अब उपधमानी पे आएंगे। उपधमानी वर्ण कहते हैं प और फ से पहले जो अर्ध विसर्ग है इसी को क्या कहते हैं, उपधमानी कहते हैं। और इस उपधमानी वर्ण का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ हो जाता है। किन किन वर्णों का, इस उ का मतलब चाहे ह्रस्व ऊ हो चाहे दीर्घ ऊ, पू का मतलब क्या है, प फ ब भ म। उपधमानी वर्ण किसे कहते हैं, प और फ से पहले अर्ध विसर्ग लग जाता है, इसको उपधमानी कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ होता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये पंचमाक्षर दिख रहा है म, जिसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। क्या होता है, नासिका होता है। देखिएगा यहां सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि परीक्षा में ऐसे दे के पूछता है प का उच्चारण स्थान क्या होगा, इस तरीके से देख पूछता है उच्चारण स्थान क्या होगा, तो हम क्या कर देते हैं, ऑप्शन में पहला ऑप्शन रहेगा उपधमानी, क्या रहेगा, उपध उपधमानी। दूसरा ऑप्शन रहेगा ओष्ठ, क्या रहेगा, ओष्ठ। फिर रहेगा मान लीजिए कंठ, ठीक है, कंठ। फिर मान लीजिए रहा मूर्धा, रहा मूर्धा। तो हम क्या करते हैं कि हमको लगता है कि इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है क्या है, उपधमानी है। अरे देखिए इसमें पूछ रहा है कि उपधमानी, ये उपधमानी इसका नाम है, ठीक है, प से पहले अर्ध विसर्ग लग गया तो इसका नाम है उपधमानी, न कि इसका उच्चारण स्थान है उपधमानी। उच्चारण स्थान पूछेगा तो सही क्या होगा, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। नाम पूछेगा तो इसका नाम है उपधमानी, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ रहे हैं, तो उच्चारण स्थान पूछेगा तो उपधमानी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। उपु पद्मानीया नाम ओष्ठौ, ठीक है। अब देखिएगा अगला जो सूत्र है, अगला सूत्र है जिसका, इस इयम गणना नाम नासिका च, इयम गणना नाम नासिका च, ये क्या है, तो देखेंगे नासिका उच्चारण स्थान होता है किसका, य म ङ न, इसमें कौन से वर्ण आ जाएंगे, य म ङ ड़ न। ये क्या है, ये पंचमाक्षर है। यही तो अभी हम कहते आ रहे थे कि जितने भी पंचमाक्षर हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ये नासिका होता है। क्या होता है, नासिका होता है। ये क ख ग घ में 5वें नंबर पे आते हैं। तो जो पंचमाक्षर हैं उनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, नासिका हो जाता है। और देखिएगा यहां लिखा हुआ है च, च का मतलब क्या होता है, और हो जाता है। च का मतलब क्या होता है, और किस वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका होता है, तो यहां देखिएगा अगला सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। किताबों में इस तरीके से नहीं मिलेगा लिखा, अधिकतर लिखा मिलता है नासिका, नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य, इस तरीके से लिखा मिलता है। यहां पे इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। कैसे ये बनता है आगे जब संधि उन्धि हम लोग पढ़ेंगे तो आपको सिखाएंगे, बशर्ते कि इसको अ की तरह पढ़ा जाता है। इस नाते देखिएगा यहाँ अलग लिख दिया गया है नासिका अनुस्वारस्य, ठीक है, तोड़ करके लिख दिया गया है। सूत्र में अधिकतर इस तरीके से आपको लिखा मिलता है। देखिएगा, देखिएगा किस वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका और होता है, तो अनुस्वार का। किसका होता है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, नासिका हो जाता है। तो कितने वर्ण हो गए, कभी कभी सवाल पूछता है कितने वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है, तो 5 ये और एक अनुस्वार, कुल मिलाकर के 6 वर्णों का, 6 वर्णों का उच्चारण स्थान जो है, उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, नासिका है। क्या है, नासिका है। कितने वर्णों का, 6 वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो नासिका है। इयम गणना नाम नासिका च, च का मतलब और किसका उच्चारण स्थान नासिका होता है, तो अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, नासिका हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो एक सूत्र है ओ दौतोह कंठ ओष्ठम, क्या है, ओ दौतोह कंठोष्ठम, इसको देखेंगे। ओ दौतो का मतलब क्या है,
ओ, यहां पे है ओ, और ये किसका चिन्ह आपको दिख रहा है? औ का। तो औ, ओ और औ दो वर्ण हो गए। इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और ओष्ठ होता है। क्या होता है? कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ होता है। ओ दौतोह कंठोष्ठम। क्या पढ़ेंगे? ओ दौतोह कंठोष्ठम, अर्थात ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और ओष्ठ होता है। जब आप शुरू में हमारा वीडियो देखेंगे तो उसमें हम इस चीज को समझाए हैं कि ओ किससे मिलके बना है। ओ किससे मिलके बना है? तो आप देखेंगे ओ जो है किससे मिलके बना है? अ प्लस उ से मिलके क्या बना है? ओ बना है। किससे मिलके बना है? अ प्लस उ से। ये बताइए, यदि अ प्लस उ से मिलके ओ बनेगा तो अ का उच्चारण अभी शुरू में आप पढ़े हैं, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। उ का उच्चारण स्थान अभी पढ़े हैं, उपधमानीया नाम, यहाँ पे देखिए उपधमानीया नाम ओष्ठौ। तो उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। यदि तो जब इसी से मिलके क्या बना है? ओ, तो ओ का भी उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और ओष्ठ दोनों हो जाएगा। कंठ और ओष्ठ दोनों हो जाएगा। इसी नाते यदि आपको ओ और औ में कभी समस्या हो तो तुरंत इसको तोड़ दीजिए कि किससे मिलके बना है। जिससे मिलके बना है यदि उसका भी उच्चारण स्थान आपको आता होगा तो इसका उच्चारण स्थान आप बहुत आराम से बता देंगे। तो ओदौतोह कंठ ओष्ठम। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या सूत्र है। और सूत्र देखेंगे तो लिखा हुआ है ए दौतोह कंठ तालु। क्या लिखा है? ए दौतोह कंठ तालु। ए का यहाँ पे क्या दिख रहा है? ए, और ये किसकी मात्रा दिख रही है आपको? ए की। तो ए और ए इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ प्लस तालु होता है। कंठ प्लस तालु होता है। अब देखिएगा, अब इसको भी नहीं आ रहा तो इसको भी तोड़ दीजिए। ए किससे मिलके बना है? आपको पता है ए किससे मिलके बना है? अ प्लस ई से मिलके बना है। अ प्लस ई से मिलके बना है। यदि अ प्लस ई से मिलके बना है तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? क्या होता है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तो जब इसी से मिलके बना है तो इसी नाते ए और ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? कंठ और तालु हो जाता है। सूत्र क्या है? ए दौतोह कंठ तालु। पिछला सूत्र क्या पढ़े थे? ओ दौतोह कंठ ओष्ठम और ए दौतोह कंठ तालु। ठीक है, अगला देखते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो अगला जो सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। क्या है? वकारस्य दंतोष्ठम। जब वकारस्य दंतोष्ठम पे जाएंगे तो देखेंगे यहां लिखा है वकार। क्या लिखा है? वकार। आप पढ़ते होंगे संस्कृत में तो आपको मिलता होगा अकारांत, अकारांत। ठीक है, उकारांत, उकारांत शब्दों के रूप पढ़िए तो आपको समझ में नहीं आता होगा ये अकारांत उकारांत है क्या। तो देखिएगा उकारांत का अर्थ है उ। जब संस्कृत में एक किसी वर्ण को बोलना होता है तो हम कार लगा के बोलते हैं। क्या लगा के बोलते हैं? कार। तो उ को बोलना है तो क्या बोलेंगे? उकार बोलेंगे। यदि उकार किसी के कहां आ जाए अंत में तो वही वर्ण क्या कहलाएगा? उकारांत कहलाएगा। इसी तरीके से यदि अ को अकेले बोलना है तो हम क्या कहेंगे? अकार बोलेंगे। और यही किसी के अंत में आ जाए तो क्या हो जाता है? अकारांत हो जाता है। तो जब संस्कृत में एक वर्ण बोलना है तो क्या लगा के बोलते हैं? कार। जैसे क को बोलना है तो हम क्या कह देंगे? ककार कह देंगे। क्या कह देंगे? ककार कह देंगे। उसी तरीके से केवल व को बोलना है तो क्या कह देंगे? वकार कह देंगे। ठीक है, तो कहता है व का उच्चारण स्थान जो होता है, वकार का मतलब क्या है? एक केवल व। इस व का जो उच्चारण स्थान होता है दंत और ओष्ठ दोनों होता है। क्या होता है? दंत प्लस ओष्ठ, ओष्ठ दोनों हो जाता है। जब दंत और ओष्ठ दोनों हो जाता है तो अधिकतर परीक्षा में देखिएगा व का उच्चारण स्थान पूछता है कि व का उच्चारण स्थान क्या होगा। क्यों पूछता है? कि परीक्षा में अधिकतर हम लोग बोलते हैं, बोल के देख लेते हैं कि उच्चारण स्थान क्या होगा। वो और जब वो बोलने लगेंगे तो लगेगा ओष्ठ से बोल रहे हैं, दंत छूट जाएगा क्योंकि हल्की सी जीवा दांत पे क्या होता है? टच होता है। तो दंत हम छोड़ देंगे और ओष्ठ आपको ऑप्शन में भी पहले मिलेगा तो ओष्ठ मार के आप बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बोल के नहीं पढ़ना है कि बोल के चेक करने कि उच्चारण स्थान क्या है। अरे पढ़ के देख जा समझे कि उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, तो पता चलता है कि बोलने में हमसे
जहां ज्यादा बोल पाते हैं, जहां ज्यादा टच होता है, हमको लगता है बस ये उच्चारण स्थान में है और कुछ सब छोड़ देते हैं। तो देखिएगा व का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत और ओष्ठ दोनों होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षा में पूछता भी है, ठीक है। वकारस्य दंतोष्ठम, ये दौतोह कंठ तालु। अब देखिएगा अंतिम जो है 11वें नंबर के हम सूत्र पढ़ रहे हैं, जेवा मूलियस्य जेवा मूलम। क्या पढ़ रहे हैं, जेवा मूलियस्य जेवा मूलम। आपको बताए थे जिह्वा मूली किसे कहते हैं, तो क और ख से पहले यदि अर्ध विसर्ग लगा हो तो यही क और ख का नाम क्या हो जाता है, नाम हो जाता है जिह्वा मूली। क्या नाम हो जाता है, जिह्वा मूली, ये नाम हो जाता है। और इस जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान भी क्या है, जिह्वा मूलम। क्या है, जिह्वा मूलम। तो देखिएगा इसका नाम भी है जिह्वा मूली, इसका उच्चारण स्थान भी क्या है, जिह्वा मूलम, जिह्वा का मूल भाग। तो आप कंफ्यूज कहां होते हैं, देखेंगे प के पहले आधा विसर्ग लगा हो, फ के पहले आधा विसर्ग लगा हो, तो इसका नाम क्या है, ऊपर नाम है, और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ हो जाता है। तो जो प का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, और इसका भी उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, ओष्ठ। लेकिन यहां क्या समस्या है कि क और ख के पहले अर्ध विसर्ग लगा है, तो इसका नाम भी है जिह्वा मूली और उच्चारण स्थान भी क्या है, जिह्वा मूलम। परीक्षा में हमसे गलती कहां कराता है, गलती कराता किस तरीके से है, तो देखेंगे गलती जब कराना होता है ना तो बहुत आसानी से गलती करा लेता है। आपसे पूछेगा क का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कह देंगे कंठ। लेकिन जब क के पहले अर्ध विसर्ग लगा देता है तो कुछ लोग इसका भी उच्चारण स्थान कंठ मार देते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं करना है, इसका उच्चारण स्थान क्या करना है, जिह्वा मूलम करना है। क्या करना है, जिह्वा मूलम करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, नाम भी जिह्वा मूली है, उच्चारण स्थान भी जिह्वा मूलम है, बस यही ध्यान रखना है आपको। चलिए ठीक है, इस तरीके से हम लोग पढ़े क्या, वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान में हम इतने सूत्र पढ़े, 11 सूत्र पढ़े। वर्णों के उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो बताए वर्णों के उच्चारण स्थान होते हैं 8 होते हैं, 8 होते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। उनमें से देखेंगे हम लोगों ने कुछ सूत्रों को पढ़ा। उन सूत्रों में पहला सूत्र क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। दूसरा सूत्र क्या है, इचु यसानाम तालु। तीसरा क्या है, ऋतु रसानाम मूर्धा। फिर क्या है, ऋतु लसानाम दंता। फिर क्या है, उपु पद्मानीया नाम ओष्ठौ। फिर है एम गणना नाम नासिका च। फिर है नासिका अनुस्वारस्य। फिर ओ दौतोह कंठोष्ठम। फिर क्या है, ए दौतोह कंठ तालु। फिर क्या है, वकारस्य दंतोष्ठम। फिर क्या है, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। जैसे जैसे हम तोड़ के बताए हैं उस तरीके से इसको तोड़ लीजिएगा, आप देखिएगा कि बहुत आसान है वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ना। और इस तरीके से पढ़ेंगे, सूत्रों से पढ़ेंगे, तो कभी फिर वर्णों के उच्चारण स्थान आपसे गलत नहीं होगा और कोई वर्ण छूटेगा भी नहीं कि इसके अलावा और कोई वर्ण छूट जाए जिसका उच्चारण स्थान कंठ होता हो। इतने का होता है तो इतने का ही होता है, ये फायदा है सूत्रों से वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ने में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।